गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। टुडेज टॉपिक इज रिवर्स चार्ज अंडर जीएसटी। आज हम लोग रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के बारे में बात करेंगे कि जीएसटी में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म क्या होता है, कब अप्लाई होता है, इसमें टैक्सेबिलिटी के प्रोविज़न क्या क्या हैं। तो ये हम लोग डिटेल में समझेंगे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म मतलब आरसीएम के बारे में। व्हाट इज रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म अंडर जीएसटी? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है क्या जीएसटी में? देखिए, नॉर्मल सिचुएशन में क्या होता है, जीएसटी के ट्रांजेक्शन में सेल परचेज में दो पार्टीज होती हैं। एक होता है सेलर जिसे सप्लायर भी कहते हैं, एक होता है बायर जिसे रिसिपिएंट कहते हैं। ट्रांजेक्शन दोनों चीज़ों का कवर है इसमें, मतलब गुड्स का भी एंड सर्विसेज का भी। अब होता क्या, नॉर्मली सेलर अपने गुड्स को बायर को सेल करता है, बायर पेमेंट करता है किस चीज़ का, एक तो गुड्स या सर्विस जो भी होता है उसकी वैल्यू का, प्लस जीएसटी का पेमेंट किसको कर देता है, सेलर को। अब सेलर क्या करता है, जो जीएसटी होता है, जो नेट जीएसटी लायबिलिटी होती है, वो गवर्नमेंट को सेलर या सप्लायर डिपॉजिट करता है। इसको कहते हैं फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। लेकिन जो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म होता है, रिवर्स मीन्स उल्टा, तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म जो है वो जस्ट इसका ऑपोजिट है। किसका ऑपोजिट है? फॉरवर्ड चार्ज का। मीन्स यहाँ पे जो लायबिलिटी होती है टैक्स को पेमेंट करने की, वो होती है रिसिपिएंट की। इट्स मीन्स जब सप्लायर गुड्स सेल करेगा तो रिसिपिएंट सिर्फ गुड्स या सर्विस जो भी सेल करा होगा, गुड्स या सर्विस की वैल्यू का पेमेंट करेगा किसको? सप्लायर को। बट जो जीएसटी होगा उसका पेमेंट रिसिपिएंट या बायर किसको करेगा? गवर्नमेंट को। मतलब अब जो लायबिलिटी होती है जीएसटी के पेमेंट की गवर्नमेंट को, वो रिवर्स हो जाती है। रिवर्स मीन्स वो सेलर से हटके किसके पास आ जाती है? बायर के पास। तो अब कौन पेमेंट करता है? बायर। तो इसे कहते हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म अंडर जीएसटी। पॉइंट्स टू बी रिमेंबर, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जीएसटी में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के रिगार्डिंग, तो उनको हम डिस्कस करेंगे। 4 पॉइंट हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। फर्स्ट पॉइंट है नो पार्शियल रिवर्स चार्ज विल बी एप्लीकेबल। इसका मतलब ये है कि रिवर्स चार्ज जब एप्लीकेबल होगा तो वो 100% एप्लीकेबल होगा। ऐसा नहीं होगा कि आधा टैक्स बायर दे दे, आधा टैक्स सप्लायर दे दे। मीन्स आधा टैक्स रिसिपिएंट गवर्नमेंट को डिपॉजिट करे एंड बाकी का आधा टैक्स सप्लायर गवर्नमेंट को डिपॉजिट करे। ऐसा इसमें नहीं होगा। जब सर्विस टैक्स हुआ करता था जीएसटी से पहले, तो ऐसा होता था कि 60% देगा रिसिपिएंट एंड 40% देगा सप्लायर। बट जीएसटी में अगर रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल होगा तो 100% रिवर्स चार्ज रिसिपिएंट को ही पे करना होगा। नेक्स्ट, पेमेंट विल बी डन ओनली थ्रू ई कैश लेजर। ई कैश लेजर से मतलब आप ये मत समझिए कि हमें पेमेंट इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ही करना है। इसका मतलब ये है कि जो रिवर्स चार्ज की लायबिलिटी होती है वो कैश में ही डिपॉजिट करना होता है। कैश में ही डिपॉजिट करना होता है, हाँ, कैश में डिपॉजिट करना होता है। इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल आपकी आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट आपके क्रेडिट लेजर में शो हो रही है। मैंने आपको बताया था पहले भी, और अभी हम आईटीसी को डिटेल में और पढ़ेंगे। क्या होता है कि मान लीजिए आपने कोई प्रोडक्ट 1000 रुपये का परचेज किया है एंड आपने उस प्रोडक्ट को बेचा है 1200 रुपये में एंड उस पर जीएसटी है फॉर एग्जांपल 5%। तो जब आपने वो 1000 रुपये का परचेज किया था तो आपने 5% जीएसटी पे किया होगा। मीन्स कितना बना? 50 रुपये। एंड अब आप जब उसको 1200 का सेल कर रहे हैं तो 5% जीएसटी कितना बनेगा? 1200 का 5% हुआ 60 रुपये। तो आपको सिर्फ 10 रुपये ही गवर्नमेंट को डिपॉजिट करने कैश में। क्यों? क्योंकि आपको 50 रुपये की जो आईटीसी है उसका बेनिफिट मिल जाएगा। तो इस तरीके से बिजनेसमैन का जो क्रेडिट लेजर होता है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि सारा माल खरीदा एकदम बिक गया, उसके क्रेडिट लेजर में हमेशा आईटीसी कुछ ना कुछ रहती है। अब मान लीजिए आपकी जो रिवर्स चार्ज में लायबिलिटी बनी वो बनी 1000 रुपये की, मतलब टैक्स लायबिलिटी की सिर्फ बात कर रहे हैं। बट आपके क्रेडिट लेजर का जो बैलेंस है, आईटीसी आपके बैलेंस में दिखा रही है 3000 रुपये। 3000 रुपये आईटीसी और 1000 रुपये का आपको रिवर्स चार्ज में टैक्स पेमेंट करना है।
तो अब आप सोचे कि अरे हमारे पास तो आईटीसी है क्रेडिट लेजर में, और 1000 रुपए को ये हम सेट ऑफ कर सकते हैं किससे, इनपुट टैक्स क्रेडिट से, किससे, क्रेडिट लेजर से। तो ऐसा नहीं कर सकते। आपके क्रेडिट लेजर में कितनी भी आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट क्यों ना हो, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 20 लाख, बट अगर रिवर्स चार्ज की टैक्स लायबिलिटी आप पे अराइज हुई है तो उसका पेमेंट आपको कैश में ही करना होगा। कैश मीन आप कैश डिपॉजिट करिए, चाहे तो बैंक चालान के थ्रू, चाहे ई कैश मतलब ऑनलाइन आप कैश इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू भी डिपॉजिट कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कैश लेजर के थ्रू ही ट्रांजेक्शन होना है, क्रेडिट लेजर के थ्रू ट्रांजेक्शन नहीं होगा। नेक्स्ट है, all the person who are required to pay tax under reverse charge has to get themselves registered irrespective of any threshold for registration। इसका मतलब ये है कि अगर आप मतलब आप मीन रिसिपिएंट जो है उस पर रिवर्स चार्ज की लायबिलिटी आ गई है, अब उसको रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी है। अब वो ये नहीं कह सकता कि मेरी जो लिमिट है वो सेल मतलब 40 लाख, आपको पता है रजिस्ट्रेशन लेने के लिए 40 लाख से ज्यादा की टर्नओवर होती है तो रजिस्ट्रेशन जरूर लेना है। अब लेकिन अगर उस पर रिवर्स चार्ज में लायबिलिटी आ गई है तो चाहे उसकी सेल 200 रुपए हो साल, 1 साल की, चाहे एनुअल टर्नओवर उसकी 2000 हो, चाहे 20,000 हो, चाहे 2 लाख हो, चाहे 40 लाख हो, चाहे 50 लाख, लेकिन उसको रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी है, मतलब थ्रेशोल्ड लिमिट को अब नहीं देखना है। नेक्स्ट, सप्लायर हैज टू मेंशन ऑन द इनवॉइस दैट द टैक्स इज पेबल अंडर रिवर्स चार्ज। अब क्या है, जो सप्लायर होगा वो सप्लायर को क्या करना है, जब इनवॉइस इशू करेगा तो उसको उस इनवॉइस पे लिखना होगा नीचे टैक्स इज पेबल अंडर रिवर्स चार्ज। उसको मेंशन करना होगा कि इस गुड्स या सर्विस पे टैक्स का पेमेंट रिवर्स चार्ज में होना है। एक डायग्राम के थ्रू फॉरवर्ड चार्ज मतलब नॉर्मल चार्ज एंड रिवर्स चार्ज को समझाया है क्या। देखिए, सप्लायर है मिस्टर एक्स एंड रिसिपिएंट है मिस्टर वाई। सप्लायर मिस्टर एक्स ने वाई को गुड सेल किया है एंड वाई ने एक्स को क्या किया है, पेमेंट किसका, टैक्स का। गुड्स का तो किया ही होगा, टैक्स का भी पेमेंट किसको कर दिया है, एक्स को। अब एक्स ने देखिए इसको किसको डिपॉजिट कर दिया, गवर्नमेंट को। एक्स मीन सप्लायर, तो यहाँ पे सप्लायर गवर्नमेंट को टैक्स डिपॉजिट कर रहा है, इट्स मीन्स ये नॉर्मल चार्ज या फॉरवर्ड चार्ज कहलाएगा। अब रिवर्स चार्ज में क्या होगा, सप्लायर है अब भी एक्स और रिसिपिएंट है अभी वाई। एक्स ने वाई को गुड्स बेचा है एंड वाई ने गवर्नमेंट को टैक्स डिपॉजिट किया है, मतलब रिसिपिएंट ने गवर्नमेंट को टैक्स डिपॉजिट किया, इट्स मीन्स ये है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। तो एक ही स्लाइड में दोनों के डायग्राम के थ्रू आपको समझाया कि फॉरवर्ड चार्ज कैसे किस सिचुएशन में किस तरीके से लग रहा है एंड रिवर्स चार्ज कैसे एप्लीकेबल हो रहा है। वेयर रिवर्स चार्ज अप्लाई, रिवर्स चार्ज कब अप्लाई होगा ये हम डिस्कस करेंगे। 3 पॉइंट्स हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे। पॉइंट नंबर 1, सप्लाई टेकन फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर। देखिए, जब अनरजिस्टर्ड डीलर से कोई भी रजिस्टर्ड डीलर परचेज करता है गुड्स या सर्विसेज, तो ये लायबिलिटी टैक्स को पेमेंट करने की उस रजिस्टर्ड रिसिपिएंट की है कि वो गवर्नमेंट को टैक्स का पेमेंट करेगा। मींस अब जो अनरजिस्टर्ड डीलर है मतलब जो सप्लायर है वो अनरजिस्टर्ड है, क्योंकि तो उसका जब रजिस्ट्रेशन ही नहीं है तो वो गवर्नमेंट को कहाँ से टैक्स पे करेगा। इस केस में जो रजिस्टर्ड रिसिपिएंट है वो गवर्नमेंट को टैक्स पे करेगा। एग्जाम्पल है फार्मर, किसान। जो किसान होते हैं हमारे फार्मर, वो लोग क्या करते हैं, वो गुड्स अपना सेल करते हैं मार्केट में जाके, अपनी जो भी फसल करते हैं, लेकिन क्योंकि उनका रजिस्ट्रेशन नहीं है इसलिए वो गवर्नमेंट को जीएसटी पे नहीं कर सकते हैं, नहीं कर पाएंगे। तो क्या है, इस केस में जो रिसिपिएंट होगा, रजिस्टर्ड रिसिपिएंट, उसकी लायबिलिटी होगी कि वो गवर्नमेंट को टैक्स पे करे। वो टैक्स का पेमेंट फार्मर को ना करके डायरेक्टली गवर्नमेंट को करेगा। तो जब भी अनरजिस्टर्ड डीलर से सप्लाई लेगा रजिस्टर्ड डीलर तो रिवर्स चार्ज वहाँ पे अट्रैक्ट हो जाएगा और लायबिलिटी किसकी रहेगी, रिसिपिएंट की रहेगी। सेकंड, ऑन दी सर्विस प्रोवाइडेड बाय ई कॉमर्स ऑपरेटर। जो ई कॉमर्स ऑपरेटर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं वहाँ भी रिवर्स चार्ज अप्लाई हो जाता है। जैसे ओला कैब की सर्विसेज हैं, ओला कैब में ड्राइवर ने अपनी सेल्फ ड्राइव कर रहा है, उसने अपनी कार ओला कैब से अटैच कर ली, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। अब उसको जो बुकिंग मिलती है वो ओला के थ्रू मिलती है। इसका मतलब ओला अपनी कार नहीं चला रहा है,
ओला सिर्फ एक प्लेटफॉर्म है, एक वेबसाइट है जो इलेक्ट्रॉनिकली बिजनेस कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिकली ऑपरेट कर रहे हैं। उसके थ्रू उन्होंने बहुत सारी कार, बहुत सारी व्हीकल्स अटैच कर रखी हैं जो पब्लिक को, जो पैसेंजर्स को बुकिंग के बाद यहाँ से वहां ले जाने का काम करते हैं। अब देखिए, इस केस में जो सर्विस को अल्टीमेटली रिसीव कर रहा है वो तो एंड कंज्यूमर, मतलब हम लोग पब्लिक हैं, जो हम लोग ट्रैवल करते हैं। एंड जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है वो है वो ड्राइवर, जिन्होंने अपनी कैब को ओला से अटैच कर रखा है। एंड जो मीडिएटर है वो कौन है? ई कॉमर्स ऑपरेटर। लेकिन जो सर्विस प्रोवाइडर है मेन, वो कौन है? जो ड्राइवर है। तो जब भी ये ड्राइवर्स किसी भी पैसेंजर को यहाँ से वहां पहुंचाते हैं और उन पे जो भी फेयर चार्ज, मतलब जो भी किराया लेते हैं, उस पर जीएसटी भी एप्लीकेबल होता है। अब सर्विस प्रोवाइडर वो ड्राइवर है, लेकिन इस ड्राइवर की लायबिलिटी नहीं है जीएसटी को, गवर्नमेंट को जीएसटी का पेमेंट करने की। जीएसटी के पेमेंट करने की लायबिलिटी है ई कॉमर्स ऑपरेटर, मतलब ओला की। जो ओला का प्लेटफॉर्म है वो ओला गवर्नमेंट को टैक्स पे करेगा, ना कि वो ड्राइवर्स जिन्होंने अपनी कार्स को अटैच कर रखा है ओला से। तो जब भी ई कॉमर्स ऑपरेटर का केस होगा वहां रिवर्स चार्ज अप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है सप्लाई सर्टेन गुड्स एंड सर्विसेज स्पेसिफाइड ऑफ सीवीईसी। सीवीईसी मींस सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम, मतलब कुछ गुड्स एंड सर्विसेज हैं जो स्पेसिफाई कर रखी हैं सीवीईसी ने, उन पे भी रिवर्स चार्ज अप्लाई होता है, उन पे भी रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल है। कौन कौन से गुड्स है, कौन सी सर्विसेज, उनमें से कुछ हम आगे डिस्कस करेंगे कि वो कौन से गुड्स हैं, किस सिचुएशन में उन पे रिवर्स चार्ज अप्लाई होगा। अब हम बात करेंगे वो कौन से गुड्स हैं जिन पे रिवर्स चार्ज अट्रैक्ट होता है। देखिए 3 कॉलम है, आइटम कौन से होने चाहिए, सप्लायर कौन होना चाहिए और रिसिपिएंट। ये तीनों कंडीशन फुलफिल होंगी तभी आरसीएम एप्लीकेबल होगा। पॉइंट नंबर 1 है कैश्यू नट्स। कैश्यू नट्स मतलब काजू के टुकड़े, नॉट सेल्ड और पील्ड मतलब छिले हुए या बिना छिले। बीड़ी रैपर लीव्स मतलब जो बीड़ी जिनसे बनती है, जो बीड़ी के पत्ते होते हैं वो। सप्लायर कौन होना चाहिए? एग्रीकल्चरिस्ट। एग्रीकल्चरिस्ट मतलब जो कृषक होता है, जो खेती कर रहा होगा इनकी, किसकी? काजू की या बीड़ी के पत्तों की। और जो रिसिपिएंट होना चाहिए वो रजिस्टर्ड रिसिपिएंट होना चाहिए, उसका जीएसटी में रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। रजिस्टर्ड मतलब रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। तो अगर ऐसी सिचुएशन होगी तो जो टैक्स पेमेंट की लायबिलिटी होगी वो एग्रीकल्चरिस्ट की ना होके इस रजिस्टर्ड रिसिपिएंट की होगी। ये रजिस्टर्ड रिसिपिएंट गवर्नमेंट को टैक्स पे करेगा। नेक्स्ट है सिल्क यार्न। सिल्क यार्न मतलब रेशम के धागे। सप्लायर कौन होना चाहिए? जो रेशम के धागे की मैन्युफैक्चरिंग कर रहा होगा रॉ सिल्क से। एंड रिसिपिएंट कौन होगा? एनी रजिस्टर्ड पर्सन, मतलब जो जीएसटी में रजिस्टर्ड होगा। इस केस में ये जो मैन्युफैक्चरर है इसकी लायबिलिटी नहीं होगी जीएसटी का पेमेंट गवर्नमेंट को करने की, बल्कि लायबिलिटी होगी इस रजिस्टर्ड रिसिपिएंट की। नेक्स्ट टोबैको लीव्स। टोबैको लीव्स मतलब तंबाकू के पत्ते। एग्रीकल्चरिस्ट होगा सप्लायर। अगर कोई कृषक है जो खेती कर रहा है तंबाकू की और वो तंबाकू के पत्ते सेल कर रहा है, तो इस केस में जो जीएसटी के पेमेंट की लायबिलिटी होगी वो इस एग्रीकल्चरिस्ट की नहीं होगी, बट जो रिसिपिएंट होगा वो कौन होगा? रजिस्टर्ड रिसिपिएंट होगा। तो अब ये रजिस्टर्ड रिसिपिएंट ही गवर्नमेंट को टैक्स डिपॉजिट करेगा, मतलब आरसीएम एप्लीकेबल हो जाएगा। नेक्स्ट है सप्लाई ऑफ लॉटरी। अगर लॉटरी सप्लाई हो रही है, सप्लायर कौन होता है लॉटरी का? स्टेट गवर्नमेंट है, यूनियन गवर्नमेंट है या लोकल अथॉरिटी है। तो ये लोग जब सप्लाई कर रहे होंगे किसको? लॉटरी के डिस्ट्रीब्यूटर या लॉटरी के एजेंट को। तो अब स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी जीएसटी का पेमेंट गवर्नमेंट को नहीं करेंगी, बल्कि जो जीएसटी के पेमेंट की लायबिलिटी होगी वो लॉटरी डिस्ट्रीब्यूटर या लॉटरी एजेंट की होगी। मतलब यहाँ भी क्या हुआ? रिसिपिएंट को टैक्स देना पड़ गया। इस तरीके से इन 4 कैटेगरी में हमने आपको समझाया कि जो टैक्स होता है वो रिवर्स हो जाता है, मतलब रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म अप्लाई हो जाता है। अब हम कुछ सर्विसेज डिस्कस करेंगे जो रिवर्स चार्ज इन सर्विसेज पे एप्लीकेबल होता है। तो कॉलम दे रखे हैं, सर्विस कौन सी होनी चाहिए, सप्लायर कौन होना चाहिए, रिसिपिएंट कौन होना चाहिए, तभी रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल होगा। सबसे पहले है
ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स बाई रोड, अगर रोड से गुड्स ट्रांसपोर्ट हो रहा है और सप्लायर गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी है, मतलब ट्रांसपोर्ट एजेंसी है, और रिसिपिएंट कौन है? कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, बॉडी कॉर्पोरेट, पार्टनरशिप फर्म, एनी सोसाइटी, फैक्ट्री एंड एनी रजिस्टर्ड पर्सन, अल्टीमेटली बिजनेस एंटिटी। रिसिपिएंट कौन होना चाहिए? बिजनेस एंटिटी। तो इस केस में जो जीएसटी का पेमेंट है वो गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी नहीं करेगी गवर्नमेंट को, बल्कि ये बिजनेस एंटिटी करेगी जिसने इस जीटीए की सर्विसेज रिसीव की होंगी। नेक्स्ट है लीगल सर्विसेज, कौन प्रोवाइड करेगा? एडवोकेट। अगर किसी एडवोकेट ने लीगल सर्विसेज प्रोवाइड की होंगी किसी बिजनेस एंटिटी को, इस केस में ये जो जीएसटी चार्ज करेगा एडवोकेट, इसके पेमेंट की लायबिलिटी बिजनेस एंटिटी की होगी कि वो गवर्नमेंट को टैक्स का पेमेंट करे, ना कि एडवोकेट की। फॉर एग्जांपल, एडवोकेट ने एक कंपनी को लीगल सर्विसेज प्रोवाइड की और सर्विस की वैल्यू थी 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, एंड इस पे जीएसटी था 18%, 18%। अब एडवोकेट ने बिल रेज किया 10 लाख की सर्विसेज का एंड 18%, 1,80,000 रुपए के जीएसटी का। अब ये जो कंपनी है, ये कंपनी एडवोकेट को सिर्फ 10 लाख रुपए का ही पेमेंट करेगी, एंड जो 1,80,000 जीएसटी होगा उसका पेमेंट एडवोकेट को ना करेगी, ना करके ये सीधे गवर्नमेंट को डिपॉजिट करेगी। कौन? ये जो बिजनेस एंटिटी होगी जिसने लीगल सर्विसेज रिसीव की होंगी। नेक्स्ट है आर्बिट्रेरी सर्विसेज। अगर कोई आर्बिट्रेरी सर्विसेज लेता है कोई, और कोई आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ये सर्विस प्रोवाइड करता है, किसको? बिजनेस एंटिटी को, इस केस में भी रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल होगा। नेक्स्ट रिकवरी सर्विसेज, कोई रिकवरी एजेंट है जो रिकवरी कर रहा है बैंक के लोन की, मान लीजिए, और उसने अपनी रिकवरी सर्विसेज पे जीएसटी चार्ज किया है, तो जीएसटी के पेमेंट की लायबिलिटी अब इस रिकवरी एजेंट की नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उस बेचारे को रजिस्ट्रेशन लेना पड़ जाएगा। बल्कि ये जो लायबिलिटी है ये किसकी रहेगी? इस बैंक या एनबीएफसी या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की रहेगी जिसके बिहाफ पे इसने रिकवरी की है, मतलब लायबिलिटी यहाँ भी रिवर्स हो जाएगी। नेक्स्ट, बाई इंश्योरेंस एजेंट। अगर इंश्योरेंस सर्विसेज दी है किसी इंश्योरेंस एजेंट ने, तो यहाँ पे जीएसटी जो चार्ज किया होगा इसने, तो जीएसटी के पेमेंट की लायबिलिटी इस इंश्योरेंस एजेंट की नहीं है, बल्कि किसकी है? इंश्योरेंस कंपनी की है। कंपनी गवर्नमेंट को डिपॉजिट करेगी टैक्स। नेक्स्ट है स्पॉन्सरशिप। स्पॉन्सरशिप भी सेम है, आरसीएम एप्लीकेबल हो जाएगा। नेक्स्ट है ट्रांसफर ऑफ गुड्स बाई वेसल फ्रॉम आउटसाइड इंडिया टू कस्टम स्टेशन। अगर गुड्स ट्रांसपोर्ट किया वेसल मतलब पानी के जहाज से इंडिया के बाहर से इंडिया में लेके आया है, कौन होगा सप्लायर? पर्सन लोकेटेड इन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी। नॉन टैक्सेबल टेरिटरी का सप्लायर होगा। तो अब जो लायबिलिटी होगी टैक्स के पेमेंट करने की, वो इस वेसल वाले की ना होके जिसका गुड्स बल्कि इंपोर्ट हुआ होगा, उस इंपोर्टर की लायबिलिटी है कि वो गुड्स पे जो वेसल की सर्विसेज पे जो जीएसटी चार्ज हुआ है, उस जीएसटी को गवर्नमेंट को डिपॉजिट करेगा। कौन? ये इंपोर्टर, ना कि ये वेसल। क्यों हो सकता है? वेसल वाला क्या होगा? नॉन टैक्सेबल टेरिटरी का होगा, तो इसलिए वो क्यों पेमेंट करेगा इंडियन गवर्नमेंट को, बल्कि कौन करेगा पेमेंट? ये इंपोर्टर करेगा। तो यहाँ भी क्या होगी? लायबिलिटी रिवर्स हो जाएगी। जिसने वेसल की सर्विसेज ली हैं वो गवर्नमेंट को टैक्स पे